सरकारों की मजबूरी, रेवेन्यू के लिए शराब बेचना जरूरी। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे और इन सबके बीच सरकार के सामने अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती उभरी है। देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 3 में छूट दी है। शराब की बिक्री के लिए दुकानें खोल दी हैं, लेकिन क्या सरकारों ने खुद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का ठेका दिया है या फिर जान से ज्यादा जाम जरूरी है? एक तरफ जहां कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लोग घरों में कैद हैं, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था बचाने के लिए सरकार ने जाम को मंजूरी दे दी है, यानी शराब के ठेके खोलने को। देशव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानों को फिर से खोलने की छूट कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के अब तक के सभी प्रयासों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सोमवार की तरह आज भी सड़कों और दुकानों पर लोगों को बेतहाशा भीड़ देखने को लोगों की मिली। शराब के शौकीनों को न तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खौफ था और न ही मदिरा पर लगाया गया भारी विशेष कोरोना शुल्क उनके हौसले को पस्त कर पाया। सोशल डिस्टेंसिंग के सारे इंतजाम और दावे हवा हवाई साबित हो रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। सरकार की मजबूरी, रेवेन्यू के लिए शराब बेचना क्या जरूरी हो गया है? ध्वस्त होते नियमों के बीच सरकारों का अगला कदम क्या हो सकता है, यानी अलग अलग राज्य सरकारें क्या कदम उठा सकती हैं जहां जहां शराब की बिक्री शुरू हुई है और जहां अभी इसको लेकर के फैसला लिया जाना है। जाम के लिए जाम भी और जान जोखिम में क्यों, ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार के सामने जैसे कि बात निकल कर आ रही है कि जो रेवेन्यू है उसका बड़ा संकट खड़ा हो गया है, उसको जुटाना बहुत बड़ी चुनौती है। जो तनख्वाहें कर्मचारियों के निकालना, ये भी बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से शराब के ठेके खोलने की बात हो रही है, शराब की फैक्ट्रियां चलाने की बात हो रही है, उससे कितना राजस्व बढ़ेगा और लोगों को क्या दिक्कतें सामने आ सकती हैं, परिवारजनों को क्या परेशानी हो सकती है, और इसके साथ साथ जो इस वक्त हम सबसे बड़ा सवाल ये देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का खुलकर लोग जो है मजाक उड़ा रहे हैं, तमाम वो सवाल है जिनको लेकर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ हरियाणा से दो मेहमान जुड़े हैं। बाल मुकुंद शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बाल मुकुंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रवीण अत्रे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण अत्रे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जिन राज्यों में हमने देखा जहां पर शराब के ठेके खोले गए, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां बेतहाशा उड़ाई गई। दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, तमाम राज्य जहां पर ऐसा फैसला लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि पैसा कहां से आएगा? सरकारों को कामकाज भी करना है, सब कुछ चलाना है, पुलिस कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को तनख्वाहें भी देनी है। ये एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, कैसे निपटेंगे हम? पहली चीज तो ये है, आपने जो सवाल पूछा, इस सवाल में दो अलग अलग सवाल जी। पहला जो आपने सीधा सीधा शराब की बिक्री से संबंधित, और दूसरा आपने जो जिक्र किया रेवेन्यू का। देखिए, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगभग हर प्रदेश का जो रेवेन्यू है जी, उसका 25 से 30% शराब से ही आता है, चाहे हम किसी प्रदेश का जिक्र कर लें। और आप भी बेहतर जानते हैं कि प्रदेश के जो खर्चे हैं उसमें प्लान एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जिसमें आपने जिक्र किया सैलरी का, पेंशन का, बुढ़ापा पेंशन का, वो प्लान एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जिसको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसको भी अगर आप इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसके ऊपर ही सवाल उठाएगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप पोस्टपोन कर सकते हैं अगर इस तरह के पैंडेमिक के हालात हो, लेकिन प्लान एक्सपेंडिचर को आप नहीं कर सकते, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके लिए पैसे की जरूरत है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल आ जाता है जो आपने शराब की बिक्री की बात की। देखिए, बहुत से प्रदेशों ने जैसे कल शराब की बिक्री को ओपन किया और वहां पे बहुत सी वीडियोस देखने को मिली जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन नहीं हुआ, और वो बहुत चिंता का विषय है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शमशेर, एक सोचने वाली बात है, हम इस पैंडेमिक के हालात में लगभग 22 मार्च से, क्योंकि 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 22 मार्च को सांकेतिक लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया था,
उसके बाद लगातार चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे प्रदेश सरकारों की बात करें, जनता को बार बार एक ही हिदायत दी जाती रही कि इस महामारी से लड़ने का एकमात्र आज की डेट में इलाज है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, क्योंकि अभी तक किसी तरह का कोई वैक्सीन जो है पूरी दुनिया में बीमारी का नहीं है। उसके बावजूद मेरा मानना यह है कि ये कर्तव्य जनता का और सरकार दोनों का सामूहिक कर्तव्य है कि इसका पालन हो। और जिस तरह से बहुत से प्रदेशों में शराब की बिक्री शुरू हुई और वहां पे जो भीड़ देखी गई, और जिस तरह से भीड़ के अंदर ये देखा गया कि जितनी गाइडलाइंस थी, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से हो, चाहे प्रदेश सरकार की तरफ से हो, उनका पालन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता हूं कि उनकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इस तरह के जो मेजरमेंट्स बताए गए हैं उनका वहां पे पालन होता। और साथ साथ जनता की भी जिम्मेवारी है। जनता की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आपकी अपनी जीवन की बात है, आपके अपने जीवन का सवाल है, तो कहीं ना कहीं जो लगातार जिस बात की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे हो रहा है, उन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र उपाय है आज की तारीख में। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भी है इसमें, जिसको देखने से देखिए हम मानते हैं कि जो शराब है ये एक सामाजिक बुराई है, अपने समाज में इसको एक बुराई के तौर पे देखा जाता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू से भी कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है। प्रदेश सरकारें जो है अपने रेवेन्यू का लगभग 1/4 जो है इससे लेती है, जो जनता के हित में प्रयोग होता है पैसा, जनता के हित में उस पैसे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जनता को सरकार के साथ साथ दोनों को अपनी सामूहिक जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। जान भी और जहान भी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इन दोनों को लेके चलना पड़ेगा। आपको अपनी खुद के जीवन को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अपने प्रियजनों को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना पड़ेगा। और ये कोई आज या कल या परसों की बात नहीं है। जब तक इस बीमारी की वैक्सीन नहीं आती है, आपके जीवन का हिस्सा हो चुका है, इस बात को जनता को मानना पड़ेगा। लगातार आपको इन चीजों को फॉलो ये कह सकते हैं अत्रे साहब रहे कि हरियाणा में भी शराब की बिक्री शुरू होने वाली है, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। देखिए शमशेर, मैं इस बात को तब तक नहीं कह सकता क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं। प्रवक्ता का काम है सरकार के निर्णयों को जनता को बताना, ना कि कोई कयास लगाना। जब तक सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आता, तब तक मेरा इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। डिप्टी सीएम ने तो कह दिया कि आप लोगों की तरफ से कुछ सुझाव आएंगे तो हम उसको लेकर के विचार करेंगे। और जिस तरह से बातें हो रही हैं कि रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, तो ये जोखिम तो है, इस जोखिम से भी कहीं ना कहीं निकलना तो पड़ेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होगा कि अगर इस प्रकार का काम शुरू होता है तो फिर उसकी पालना किस तरीके से कराई जाएगी। इसको लेकर आपके पास लौटूंगा, बात करूंगा। बाल मुकुंद शर्मा जी, कांग्रेस क्या कहती है? शराब के ठेकों को खोलने को लेकर कांग्रेस का क्या मानना है? और आपको क्या लगता है कि प्रदेश में जो पैसा, जो राजस्व इकट्ठा किया जाना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें निकलती रहें, लोगों को समय पर वेतन मिलता रहे और उनको, उनके जो परिवार हैं उनको किसी प्रकार का रिस्क ना हो, खासकर पैसे के लिहाज से? शमशेर जी, देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन जिस तरीके की महामारी पूरे विश्व में है और हमारे हिंदुस्तान में है, लोगों की हिफाजत करना आज हमारी सरकारों का दायित्व है। तो हमें पार्टी से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। मैं भी हूँ, कोई दूसरे साथी प्रवक्ता भी हूँ। अब जैसे प्रवीण अत्रे जी ने कह दिया कि मैं क्योंकि सरकार का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ वो भाजपा के प्रवक्ता है। सरकार में तो एक और भी दल है और सरकार के प्रवक्ता वो ऑफिशियली नहीं है, लेकिन चलो फिर भी कहीं न कहीं भाजपा के प्रवक्ता है, वो सरकार में हैं, भागीदार हैं, तो मैं समझता हूँ उनको ज्यादा जानकारी होगी। लेकिन ये तो मान लिया जाए कि सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं, तो मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई बात कहते हैं तो उस पर सवाल तुम करेंगे। अगर बीजेपी के प्रवक्ता है तो बीजेपी की सरकार तो है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस खुद के बारे में भी कह रहा हूँ। भले ही मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, लेकिन आज मानवीय जीवन, हमारा जो मानवीय जीवन है, मानवता ही खतरे में है। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है व्यवस्था पर है। जब हमारे देश में महात्मा गांधी जी जैसे कहा था, अगर राजस्व अर्जित करने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ गया, तो मैं समझता हूँ इससे बहुत निंदनीय है और बहुत ही बुरी बात है। घिन आती है कई बार ऐसी चीजों से। लेकिन कई बार जो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, दूरदृष्टि लोग रखते हैं, जो दूरदृष्टि लोग होते हैं, मैं कहता हूँ आज एक मौका है। जिस तरीके से महामारी आज आई है, ये राज्य सरकारों की एक तरह से फेलियर है। कोई एक राज्य सरकार की बात मैं नहीं कर रहा,
आप ये मान के चलिए शमशेर जी, मैं जो आपको सूचना देना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल पर पहली बार प्रसारित होगी पूरे हिंदुस्तान में, राजस्व भी आता और लोगों की जान भी बचती। लेकिन हमारा देश में एक विडंबना इस बात की है कि हम एक डर्रे पर चलते हैं। आज क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी इस देश को बचाने के लिए? ना शराब को खोलने, राजस्व की बात थी। मैं अभी भी आपके सामने सुझाव रखता हूँ, ये जितनी शराब फैक्ट्रियां हैं सभी सैनिटाइजर उत्पादन कर सकते हैं अल्कोहल बेस्ड, और उसकी इतनी मात्रा में। लेकिन बाल मुकुंद जी, ये केवल हरियाणा का प्रसंग नहीं है। आपने हालांकि थोड़ा सा आपने बचने की कोशिश की है इस बात से, मैं समझ सकता हूँ, आपने थोड़ा बचने की कोशिश की है। देखिए यही बात, ये नहीं, यहाँ से डिबेट नहीं होगी। हाँ। देखिए मैं आपसे समय लेना चाहूंगा इस देश की। मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, मैं पूरा वक्त आपको दे रहा हूँ बाल मुकुंद जी, आपकी पूरी बात सुनूंगा, पूरा वक्त दूंगा, लेकिन जब मुझे लगेगा बीच में कि मुझे सवाल करना चाहिए तो मैं सवाल करूंगा। वो कर सकते हैं। हाँ। लेकिन मेरी जो बात है वो पूरी होने के बाद आप 4 सवाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप चलिए बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितनी हमारी शराब फैक्ट्रियां, और हमारे यहाँ डिप्टी सीएम ने तो बाकायदा बाद में सफाई भी दी थी कि हमने जो शराब उत्पादन फैक्ट्रियों को आदेश दे दिया कि वो अपना उत्पादन करें, लेकिन वो शराब बेचने के लिए नहीं, सैनिटाइजर बनाने के लिए दिया। मेरे को उस समय लगा कि युवा इनकी नई उम्र है, हो सकता है नई सोच में ये आगे बढ़ेंगे इस पे। तो मेरा ये कहना है कि इससे भी ज्यादा आमदनी हो सकती है अगर पूरे के हिंदुस्तान की जितनी शराब फैक्ट्रियां हैं, अगर वह सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड, वो अल्कोहल बेस्ड बनाएंगे, उनको बिल्कुल परेशानी भी नहीं होगी। जो उनके पास साधन उपलब्ध है उसी से अल्कोहल बनेगी। वो अगर बिक्री होती है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे को जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, मैं मानता हूँ वो एक सोशल डिस्टेंसिंग एक फार्मूला है, लेकिन ये लगातार अल्कोहल बेस्ड हाथ धोते रहना, वो उसके साथ साथ और कारगर उपाय है। लोगों में ये जागृति फैलाई जाए। ठीक है बाल मुकुंद जी, मुझे लगता है कि आप जो कहना चाहते हैं बात पूरी होगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जब हमने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की तो उनका ये कहना था कि शराब के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए। हालांकि ये कहा कि शराब नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन अब इस दौर में शराब ना बिके तो सरकार के पास राजस्व कहां से आएगा? दूसरी बात, ये केवल हरियाणा की बात क्यों करें, हम हरियाणा के अलावा राजस्थान की बात कर लें, और तमाम प्रदेश जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां की हम बात कर लेते हैं। तो वहां पर क्यों ये दोहरा पैमाना आप लोग अपना रहे हैं? वहां पर क्यों शराब की बिक्री हो रही है? आप वहां भी बंद करा दीजिए। किसकी हमने बुराई की? मैं कह रहा हूँ, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बोलना भी चाहते हैं, बचना भी चाहते हैं, दोनों सी बात आप करते हैं कि मैं बिल्कुल कहता हूँ ये मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात है अगर शराब की बिक्री। लेकिन इंसानियत के अलावा आप एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इंसानियत के अलावा आप एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। पहले शमशेर जी, पहले हमारा देश है, मानवता है। मानवता इंसानियत के तौर पे तो हम कभी भी बात कर लेंगे, इंसानियत के तौर पर तो हम कभी भी बात कर लेंगे। आज हम पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपसे पूछना चाहते हैं कि ये दोहरा चरित्र क्यों कोई पार्टी क्यों करती? देखिए मैं सवाल बीजेपी से भी करूंगा कि क्यों खोलना चाहते हैं वो ठेकों को। ये आपके लिए खबर हो सकती है, मेरे लिए मानवता पहले है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं खबर की बात नहीं कर रहा सर, चर्चा में आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, बाल मुकुंद जी, आप चर्चा में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। मानवता के तौर पर हम लगातार बात करेंगे और भी बातें करेंगे, लेकिन आज पक्ष की बात है। अत्रे साहब आ रहा हूं आपके पास, बात पूरी करने दीजिए उनको। सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जो सरकार नीतिगत फैसले लेगी हम उनमें साथ रहेंगे। और ये जो शराब का है, ये एक पॉलिसी तो सरकार ने कहा कि टैक्स बढ़ा देते हैं, बसों का किराया बढ़ा देते हैं, इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा देते हैं। पैसा कहां से आएगा सर? वो उसमें भी आप लोग साथ नहीं है। वो नहीं, वो बढ़ाया जा सकता है, वो सरकारें अपने हिसाब से चलाती हैं, वो सरकार की मजबूरी हो सकती है। मैंने आपको शराब के ऊपर अपनी बात रखी, किराया बढ़ाया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। ये ऐसी स्थिति में राजस्व अर्जित करना है, कुछ न कुछ राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, जब वो उनको इतना अब खर्चे बढ़ रहे हैं, सारी चीजें देखनी है, सरकार चलाने वाले हुक्मरानों को देखना है, वो रेट बढ़ा सकते हैं। उस पर बहुत ज्यादा अभी लेकिन जब इस तरह के रेट बढ़ाने की बात होती है तो अब कांग्रेस पार्टी विरोध पे आ जाती है और विपक्ष तमाम विरोध में आ जाता है। ये सब क्यों? शराब को लेकर देखिए, अभी तक आप लोग स्पष्ट तौर पर इस बात के लिए सामने आ जाएं कि शराब ना बिके, लेकिन बाकी चीजों पर आप तय कर सकते हैं। जब रेवेन्यू जुटाने की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कर्ज ले लीजिए। अब कर्ज भी तो हमें ही चुकाना है ना, हम ही चुकाएंगे, इस प्रदेश के लोग वही चुकाएंगे कर्ज। तो अरे जब चुकाएंगे जब आप और हम जिंदा रहेंगे। अब पहले वही तो बात कर रहा हूँ ना मैं, वही तो बात कर रहा हूँ। कर्ज अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 10 पैसे 20 पैसे कोई टैक्स लगा दिया जाए किसी एक आदमी के ऊपर, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा?
मैं कहता हूँ आज मुझे कोई ये कहेगा 10 करोड़ रुपए कर्ज लेकर के जिंदगी बताओ तो मैं कर्ज लूंगा। नहीं, उसका इंतजाम कर्ज लेना वो कोई देखिए, बुरी ये बात नहीं। लंबा प्रोसेस है सर। इस प्रोसेस में कई काम करने पड़ेंगे, हो सकता है कर्ज लेना पड़े। ये पहला कदम है। इस कदम को लेकर आप लोग साथ तो आइए। हो सकता है कर्ज नहीं, हम लेना तो पड़ जाए, साथ ही हैं। आप लोगों की बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं पूछूंगा देखिए, अत्रे जी से। शमशेर जी, कोई ये मीडिया ट्रायल नहीं है कि हम साथ हैं। अब जब सर्वदलीय बैठक होती है, हाँ। सरकार जब विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री से बात करते हैं, हमारी अध्यक्ष कुमारी ठीक शैलजा है। जी बात करती है, जी। तो हम सरकार के साथ हैं। ठीक हम है, सरकार प्रवीण के अत्रे साथ जी, रहेंगे इसमें। जान जी, बचाना बिल्कुल। पहले जरूरी है। आप भी अपनी बात रखिए, लेकिन जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पहले जान बचाना जरूरी, आप कर्ज ले सकते हैं, बेवजह टैक्स ना लगाएं और शराब को आप ना शराब के ठेके खोलें, उनका ये मानना, और कई तरीके हैं आप उनके जरिए के काम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं? देखिए शमशेर, पहली चीज तो ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। अगर मैंने सरकार का प्रवक्ता बोल दिया तो वो मैं क्षमा चाहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए सरकार का कोई भी निर्णय होगा तो उसको मैं जरूर आपको बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब केवल इतना था, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए मेरा एक थोड़ी सी तकलीफ है। मुझे कांग्रेस के नेताओं से इस वजह से तकलीफ है कि बिना अर्थशास्त्र के ज्ञान के, बिना पढ़े लिखे जब कोई भी तर्क करना शुरू करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, बालमुकुंद शर्मा। बालमुकुंद शर्मा यहाँ पे तर्क कर रहे हैं कि साहब शराब की फैक्ट्री को सैनिटाइजर बनाना चाहिए, उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, पैसा भी आएगा। शायद इनको डिमांड एंड सप्लाई, जो मार्केट का बेसिक फिनोमिना है, उसकी जानकारी नहीं कि डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। जबकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी सैनिटाइजर बना रही हैं, आपकी शराब की फैक्ट्रीज भी सैनिटाइजर बनाएंगी, और उसकी जो कंजम्पशन है, लेवल ऑफ कंजम्पशन, वो किस स्तर पे होगा, इन चीजों को स्टडी करना पड़ता है, पहली चीज। हालांकि मैं शराब के हक में नहीं हूं, लेकिन मैं ये इसलिए तर्क दे रहा हूं कि जो इन्होंने तर्क दिया वो तर्क किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। और उसी के ऊपर एक और बात कहूंगा, आपको याद होगा रणदीप सुरजेवाला 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब सरकार ने रोडवेज के अंदर कुछ किराए में बढ़ोतरी का बात की थी। तो रणदीप सुरजेवाला इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, मुझे थोड़ी हैरानी होती है। वो एक तर्क कर रहे थे कि साहब देखिए, जब बजट पेश हो रहा था उस वक्त तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बहुत पैसा है, इसलिए हम जो है प्रदेश के अंदर बहुत हमने विकास किया और आगे भी विकास होगा। जब इतना पैसा सरकार के पास है तो सरकार ये टैक्स बढ़ा के रेवेन्यू क्यों जनरेट करना चाहती है? देखिए क्या तर्क था। शायद रणदीप सुरजेवाला या तो जानते नहीं या वो झूठ बोलना चाह रहे थे। जो बजट होता है शमशेर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बालमुकुंद भी जानते हैं, वो एक प्रोविजन होता है। हम प्रोविजन करते हैं कि इस साल में हमारे पास इतना पैसा यहाँ से आएगा और उसको हम कहाँ कहाँ खर्चेंगे, इस चीज का प्रोविजन होता है जो बजट पेश किया जाता है। जब सरकार ने प्रोविजन किया कि हमारे पास 6200 करोड़ रुपया आएगा हर महीने, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से जब सभी काम धंधे बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, तो वो पैसा आना बंद हो गया। जब पैसा आना बंद हो गया तो आपको अपने प्लान एक्सपेंडिचर के लिए कुछ तो प्लानिंग करनी होगी। वो प्लानिंग सरकार ने की। हालांकि ये बात भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट की थी कि मात्र 70 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्सेस जनरेट होगा, और जबकि हमारे 6200 करोड़ रुपए के खर्चे हैं। मतलब ये है कि जो बालमुकुंद जी अभी जिक्र कर रहे थे या कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कह रहे थे कि साहब कर्ज ले लो। देखिए, अगर कर्ज की बात करते हैं तो हुड्डा साहब कहते हैं कि साहब त्योहार कृषि बोल के गए थे, ऋण गिरने गिरतम पिबेत। सरकार तो इस फार्मूले पे चल रही है। ये मतलब ना तो इस करवट ना ही उस करवट, केवल आलोचना करना। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है शमशेर, आप भी हैं, मैं भी हूं, बालमुकुंद जी भी हैं, अगर हम संकट की घड़ी में फंस जाए तो हम क्या करते हैं? हम पहले अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें किसी से मांगना ना पड़े। लेकिन जब हमारे सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाए, उसके बावजूद भी अगर हम संकट में रहें, तब हम कर्ज की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये तो एक लाइफ का फिनोमिना है। अगर सरकार की कोशिश कर रही है, सरकार ने केवल 15 पैसे बढ़ाए जिससे सरकार को 70 करोड़ रुपए का एक्सेस रेवेन्यू जनरेट होता है। जबकि एक और चीज बताना जरूरी है, 140 करोड़ रुपए का लॉस हरियाणा रोडवेज इस लॉकडाउन के अंदर उठा चुकी है। इन चीजों को समझना जरूरी है। केवल बाहर बैठ के आलोचना कर देना, और वो आलोचना भी बेसलेस आलोचना, मतलब जिसका कोई आधार ना हो, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब मैं देखिए, मुझे और भी अलग अलग राज्यों के प्रवक्ताओं से बात करनी है। आखिरी कमेंट मैं ले लेता हूं। बालमुकुंद जी, आप अपनी बात रखिए, और जो बात कही है प्रवीण अत्रे जी ने, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है? अगर जरूरी हुआ तो आपने कहा साथ देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह जहां पे जरूरत है सरकार को, तो कितना आप लोगों की तरफ से सहयोग और क्या सलाह मशवरा आप लोग चाहते हैं करना, ताकि उन चीजों पर भी काम किया जाना चाहिए? आप दोनों पार्टी बड़ी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों की तरफ लोग देख रहे हैं, सरकार की तरफ भी, विपक्ष की तरफ भी।
देखिए, जैसे अत्रे साहब ने बताया कि हमारे कांग्रेस के लोगों की मुनीमी कमजोर है, यानी कि हिसाब किताब लेखा जोखा रखना हमारा कमजोर है। ये इन्होंने, हो सकता है ये इनकी सोच है, क्योंकि नहीं, जो नहीं, भारतीय या तो जनता पार्टी कमजोर है, है या साहब सुने, अब बीच में नहीं, देखिए सुनो, बीच में सुनो, नहीं, सुनो, बोलने सुनो। दीजिए। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी देशभक्त, देश सेवा करने वाले और जमीन से जुड़ने वाले लोगों की पार्टी है। जो मेरे जैसे गरीब लोग हैं, 1-2 किले के जमींदार हैं, खेती बाड़ी करते हैं, छोटा मोटा रोजी रोटी कमाने के लिए पंडित जी, आप काम करते हैं। यहाँ बताना सुन- जरूरी एक है। मैं ये मिनट, कहना चाहता सुने हूँ, अत्रे साहब, सुने। हाँ, ये तो लेखा जोखा रखने वाली बात है, वो व्यापारिक लोग रखते हैं ज्यादा। जी। लेकिन यहाँ मानव को आज जो आपदा वो 100 साल में, शमशेर जी एक बड़ी बात मैं बार बार मानवता की क्यों जिक्र करता हूँ कि हमारी तीसरी पीढ़ी में सुनते हैं कि 3 पीढ़ी पहले ऐसी महामारी आई थी, 4 पीढ़ी पहले। तो इसलिए मैं तो कई बार डरता भी हूँ। जैसे अनिल विज जी ने जो भी जिक्र किया कि भाई जो इस तरह के हालात में लॉकडाउन में छूट देना है, मुझे डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। और रही शमशेर जी, मैं फिर भी कहता हूँ कांग्रेस पार्टी इस विपदा की घड़ी में, आपद की घड़ी में बीजेपी के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके करेगी। हमारी जो ड्यूटी लगेगी हम वो निर्वहन करेंगे। लेकिन फिर अगर कोई ऐसी चीजें हमें दिखाई देती हैं कि हम उनको सुझाव दे सकते हैं, सुझाव पर नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। कोई चीज मैंने कही है तो उसको गहराई से अध्ययन किया जाए, व्यापार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर शराब फैक्ट्री में सैनिटाइज उत्पादन होएगा, बिक्री होगी, तो कौन दूसरा उत्पादन करे, ये बात नहीं है। अगर आप उत्पादन करोगे तो सस्ता आ जाएगा मार्केट में, अच्छी बात है, लोगों को पहुंच में पहुंचे। आप पंचायतों के थ्रू बढ़वा सकते हो, आपके पास सोर्सेज बहुत है, सरकार के पास बहुत संसाधन होते हैं, साधन होते जो हैं, फार्मास्यूटिकल सैनिटाइजर बना रही है, चलिए, शमशेर मैं जी से पूछिए वो देखिए क्या अब करेंगे। वक्त नहीं है इतना ज्यादा, आप लोगों को अगर ज्यादा वक्त में दूंगा तो और भी कई प्रवक्ता हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करना जरूरी है, जी, क्योंकि धन्यवाद। ये जो मसला है ये केवल हरियाणा प्रदेश का नहीं है, तमाम अन्य प्रदेशों का भी है। शुक्रिया बालमुकुंद जी आपका, और प्रवीण अत्रे जी आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। कांग्रेस जाए कहती कि शराब की जो है वो बिक्री शुरू नहीं होनी चाहिए। बीजेपी रेवेन्यू का अपनी तरफ से सहारा लेना चाहती कि रेवेन्यू जनरेट होगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो जो तनख्वाहें बांटनी है, तमाम जो काम करने 20 से 25 से 30% जो है वो प्रदेश का रेवेन्यू उसी से जनरेट होता है, उसी से बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेट करने के खातिर हम देश को इस कोरोना संक्रमण के जद में धकेल सकते हैं क्या, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है और उसके चलते ये कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर हरियाणा प्रदेश में शराब की बिक्री शुरू होती है तो फिर उसमें पालना किस प्रकार से करवाई जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग की, बड़ा सवाल है। अब हम चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हरीश जी स्वागत है आपका। और सुनील सिंह है, समाजवादी पार्टी नेता। सुनील सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरीश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी में तो आप लोगों ने शराब की बिक्री जो है वो शुरू कर दी है, और उसके बाद हमने देखा हालात कैसे बने, ये भी सभी जानते हैं कि क्यों शुरू की गई, लेकिन उससे जो स्थितियां बन रही हैं वाकई में बेहद गंभीर हैं, कोरोना से लड़ने में सरकार के लिए चुनौती बन सकती है। नहीं, देखिए, दुकानें सभी खोली गई, कोई ये नहीं कि शराब की दुकान को सरकार ने अलग से खोल दी। जी, पहले भी खुलती थी, कोई ये नई बात नहीं कि आज शराब की दुकान इस कोरोना संकट में खोल दी गई। जी, ये तो हमेशा से खुलती रही, चलती रही। महज ये कुछ स्थानों पे जहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, वो एक चिंता का विषय है, और उसको स्थानीय प्रशासन जहाँ जहाँ पे इस तरह की घटनाएं सामने आई, वहाँ स्थानीय प्रशासन ने उसको संज्ञान में लिया और इस तरह की कड़ी व्यवस्था की गई कि इस तरह की फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर के इस तरह का कहीं भी कोई इसका अतिक्रमण न होने पावे, ताकि कहीं किसी तरह के ये जो कोरोना संक्रमण है इसका किसी तरह का कोई खतरा न उत्पन्न हो। ये बात जो महत्वपूर्ण है, अहम बात ये है। और रहा सवाल इसका कि सरकार का जहां तक सवाल है, सभी तरह की दुकानें, कोई ऐसा नहीं है कि केवल शराब को या XYZ किसी चीज को परमिशन नहीं, उसको परमिशन दे दी गई, इस तरह कोई बात नहीं। उसका विपक्ष कुछ उसका अप्रचार, कुछ लोगों ने उसका ज्यादा ही सुकून दिया, और परंतु ये अवश्य है कि जहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, या कुछ लोगों में जो इसके लेकर के शराब की खरीद को लेकर के बहुत उतावलापन दिखा, ये एक अपने आप में बहुत ही यही एक बड़ा सवाल था हरीश जी, यही एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या हम 1-2 दिन, 4 दिन, 3 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? देखिए, अगर जब तक पूरी प्लानिंग के तहत काम नहीं होगा,
बाकी मार्केट में इतना ज्यादा हमें लोगों का जमावड़ा देखने को नहीं मिला जितना ज्यादा शराब के ठेकों पर देखने को मिला। तो उसको लेकर कुछ प्लानिंग हो सकती थी। वो प्लानिंग ये हो सकती थी कि कैसे कैसे लोगों को जो है शराब ठेकों पर जो लोग शराब लेने आएंगे तो कैसे मैनेज करना है, ठेकेदारों को किस प्रकार की गाइडलाइंस जारी करनी है। हमने जैसे ही केंद्र सरकार का आदेश आया उसके अगले दिन अपनी तरफ से कदम बढ़ा दिया। तो ये जो मैनेजमेंट थी इसमें प्रॉब्लम आई। नहीं शमशेर जी देखिए, ये किसको क्या पता कि शराब को लेके इतना उतावलापन होगा लोगों को खरीदने के लिए कि वो एक आध वीडियो मैंने देखा कि लोग इनपुट्स तो आते होंगे सरकार के पास। सर आप लोगों की सीआईडी जो आपका जो संक्रमण को लेकर के हाँ। जो प्रोटोकॉल की पालन की बात है वो स्ट्रिक्टली हर जगह हिदायत है। वो सब्जी मंडी हो, वो कोई ग्रोसरी की शॉप हो, वो किसी तरह की फल की दुकान हो, वो हर जगह ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए और जो मास्क है इसके, ये जो दो चीजें जो कोरोना संक्रमण से आदमी का बचाव कर सकती हैं, इसका कड़ाई से अनुपालन किए जाने के लिए ये मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था हरीश जी कि ये तो हम जानते नहीं थे। क्या हमारे पास ऐसे इनपुट्स नहीं आए थे कि कहाँ ज्यादा भीड़ हो सकती है, कहाँ पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ये तो कुछ चीजें निकल कर आ जाती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार को पता ना हो कि कल क्या होने वाला है। अगर इतना ही पता नहीं होगा तो फिर उसके बाद तो स्थितियां बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। देखिए शमशेर जी, सरकार भी हम ही आप जैसे लोग सरकार में हैं, हम ही आपके घरों के लोग हैं, और कोई ज्योतिषी नहीं होता कि उसको एकदम आकलन लग जाए कि साहब वहाँ भीड़ लगने वाली। सामान्यतया रोज ही आप देखते हैं शराब की दुकानें खुली होती हैं, दो चार लोग जाते हैं अपना खरीदते, जो जिनका वो होता है। लेकिन इस तरह की कभी ऐसी स्थिति कभी आपको क्या दिखी? किसी त्योहार के मौके पर क्या इस तरह की स्थिति आपको दिखी कि जब लोग बहुत ज्यादा उसको कंज्यूम करते हैं? लेकिन दरअसल बात ये ना सर कि 40-45 दिन बाद शराब के ठेके खुल रहे हैं, तो ऐसा होना तो लाजमी था। अगर मान लेते 2 दिन पहले कोई चीज बंद हुई है और 2 दिन बाद खुलती है तो ऐसे हालात नहीं बनते। लेकिन जिन लोगों का दिन ही सुबह ही जो है वो शराब पीने से शुरुआत होती है तो वो लोग तो इंतजार में बैठे थे। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन इतने दिन के लोगों को जागरूकता अभियान के बाद आप ये देखिए कि बहुत रिमोट प्लेस में रहने वाले लोगों को भी मैंने ऐसे फोटो और वीडियो देखे जिसमें आदिवासी महिलाएं भी वो सामान दुकानों पे फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए खड़ी हैं, राशन की दुकानों पे फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए खड़ी हैं, किसान उसका फॉलो कर रहा है। तो ये जो लोग शहरों में रह रहे हैं, ये लोग अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो सामान्य लोगों से, गांव देहात और बहुत रिमोट में रह रहे लोगों से ज्यादा ही जागरूक है। तो उससे इस तरह के आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सुनील सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने भी काफी लंबे समय तक सरकार चलाई है यूपी में। क्या इनपुट्स नहीं मिल जाते हैं सरकारों को कि अगर कहां पर ज्यादा परेशानी हो सकती है? और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी का पक्ष क्या है? क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने को लेकर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा जरिया है किसी भी सरकार के राजस्व का, सरकार चलाने का, लोगों को तनख्वाहें बांटने का, और तमाम जो जरूरत की चीजें उनको पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिएगा। जी जरूर, जैसा कि अभी आदरणीय हरीश जी ने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी कि शराब की दुकानें जब हम खोलेंगे तो इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पाए। अगर इनकी जानकारी नहीं है तो ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलोअर माना जाए। गवर्नमेंट को जानकारी होती है कि अगर हम शराब की दुकान खोलेंगे या हम किसी भी प्रकार का मूवमेंट अगर प्रारंभ करेंगे, बस चलाना शुरू करेंगे, ट्रेन चलाना शुरू करेंगे, तो कितनी संख्या हमारी सड़क पर उतरेगी, कितना भीड़ वहां पर इकट्ठा होगा, इसकी जानकारी सरकार को हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार को जानकारी ना हो, सरकार को जानकारी थी। हम आप जो सरकार से बाहर हैं, हमें जानकारी हो जाती है कि अगर सरकार की शराब की दुकान खुलेगी तो भीड़ कितनी भयंकर होगी, भीड़ कितनी भारी होगी। भीड़ भारी हुई और अब तक का इतने दिनों के लॉकडाउन का जो प्रयास था, वो लॉकडाउन का प्रयास पूरी तरह से फेल हो गया। लॉकडाउन का अभिप्राय क्या था? क्यों लॉकडाउन कराया गया? लॉकडाउन कराने का मतलब ही यही था कि हम सोशल डिस्टेंस, समाज के अंदर जो डिस्टेंस बनाना है, उस डिस्टेंस को हम लागू कर सके, इसलिए तो लॉकडाउन करना पड़ा। और लॉकडाउन में शराब की दुकान खोल करके
और शराब की दुकान पे जिस तरह से ऊपर नीचे, आप तमाम वीडियो देखे होंगे, कल से देख रहे होंगे, ऊपर नीचे चढ़ करके शराब को लेने का जो होड़ मचा हुआ है, वह इतने दिनों के लॉकडाउन का जो प्रयास था, उस लॉकडाउन के प्रयास को बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है। और जहां तक रेवेन्यू जनरेट करने की बात है, तो रेवेन्यू जनरेट निश्चित रूप से जब लॉकडाउन लगा तो तमाम तरह की जो सरकार की जहां से आमदनी होती है, जहां से रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू पे कहीं कहीं निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोक लगा। तो रेवेन्यू अगर जनरेट करना था तो लॉकडाउन नहीं लगाना था, और लॉकडाउन में शराब से ही रेवेन्यू जनरेट होगा और शराब के बाद संक्रमण बढ़ेगा, इसका भी तो ज्ञान सरकार को होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ बिना साथ किसी ये भी तो ज्ञान कह रही है यूपी के, सरकार, बिना किसी तैयारी के, इसके साथ साथ बिना श्रीवास्तव किसी जी, मैं पूरी बात आपको करूं, लेकिन ये भी तो बात है ना कि और भी तो कई सारी चीजें चल रही है ना, बहुत सी दुकानें खोल दी हैं, सब कुछ चल रहा है, तो शराब को लेकर क्यों आपत्ति होती है? नहीं, शराब को लेकर आपत्ति ये है कि जिस तरह से लोग होते हैं, आऊंगा हरीश जी, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है, सपा प्रवक्ता की बात पूरी हो ले, आपके पास आऊंगा हरीश जी आपके पास आऊंगा, मैंने सवाल दागा, उसका जवाब लेते फिर आपके पास आता हूँ। जिस तरह से ठीक है, दूध की दुकान खुल जाए, सब्जी की दुकान खुल जाए और दुकानें खुल जाए, वहां पे लोग भीड़ नहीं लगा रहे हैं, वहां पे लोग सोशल डिस्टेंस का जो अभिप्राय है, WHO का जो हमें निर्देश प्राप्त है और सरकार की जो मंशा है कि डिस्टेंस बना रहे, लेकिन डिस्टेंस को भंग करने की जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। शराब की दुकान खुलने से सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था भंग हुई है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके, लोग एक दूसरे के बहुत करीब आकर के जिस तरह से शराब खरीदने की चेष्टा किए हैं, ये निश्चित रूप से लॉकडाउन का बहुत बड़ा फेलोर माना जाए। क्या चाहती है समाजवादी पार्टी की? शराब के ठेके ना खोलें, शराब की फैक्ट्री ना नहीं, ऐसे कोई भी संस्थान ना, अगर लॉकडाउन ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं, अगर लॉकडाउन कराना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन को तमाशा बनाना चाहते हो कि हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होता रहे और लॉकडाउन भी चलता रहे, तो सरकार तो मनमानी कर ही रही है। आप देख नहीं रहे किस तरह से समाजवादी पार्टी को ये अंदाजा है कि ये जो महामारी है ये 2 महीने में खत्म हो जाएगी, 4 में खत्म हो जाएगी? आपको किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि ये महामारी कब खत्म होगी। तो फिर अगर ये अंदाजा आने वाले 4 महीने बाद हमें ये फैसला फिर बदलना पड़े? क्या 1947 के बाद आज हमारी इतनी कमजोर तैयारी है क्या कि 3 महीना 4 महीना तक अगर लॉकडाउन लग जाए या कोई महामारी आ जाए तो हम उस महामारी को से लड़ ना पाए? क्या अब तक हमने यही तैयारी करके रखी है? महामारी आई है सर, ये जो महामारी आई है सुनील जी, ऐसी पहले तो कभी नहीं आई। ये इस तरह की महामारी तो पहली बार देख रहे हैं जी। तो इसका तो किसी को पता नहीं है, लेकिन ना इसके बारे में कोई जानकारी है, ये कितने दिन रहेगी, ना इसकी दवा बनी है, न इसके बारे में ये पता है कि इसका फैलने का जो तरीका इसके मरीजों का नहीं पता चल रहा। तो क्या इस प्रकार के कदम नहीं उठाने चाहिए किसी भी सरकार को? नहीं, कदम उठे, रेवेन्यू जनरेट करने की और भी तमाम विधियां हैं, तरीके हैं, उसको चलाएं। कोई जरूरी है कि ऐसा तरीका, ऐसी दुकानें खोली जाए क्या जिससे तरीका लोग, समाजवादी पार्टी की नजर में क्या तरीका है? आप सुझाएंगे, इसलिए हमने चर्चा को आज रखा है। तो जैसे कांग्रेस बैठेगी तो कांग्रेस बताएगी, सपा बैठेगी सपा बताएगी, आपको क्या तरीका नजर आता है? ठीक है, कोई ऐसी कार्यक्रम को सरकार को नहीं चलाना चाहिए जिस कार्यक्रम को चलाने के बाद, जिस व्यवस्था को चलाने के बाद लॉकडाउन की जो मंशा है, लॉकडाउन की मंशा पे प्रश्न खड़े, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं चलानी। और भी तमाम चीजें सरकार के पास है। आप रजिस्ट्री विभाग को खोल दें, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दें, रजिस्ट्रियां प्रारंभ कर दें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रजिस्ट्रियां प्रारंभ कर दें। अभी देखिए रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। शराब भी कोई जरूरी है क्या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए? आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और भी तमाम चीजें होती है गवर्नमेंट के पास, उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अभी आपने देखा नहीं, अभी जिस तरह से ये लोग सारी व्यवस्थाओं को, इनकी एक तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कंफ्यूज है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनकी कोई तैयारी नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, और बिना तैयारी बिना सोच कंफ्यूजन में तो सारी सरकार है, जहां जहां जिस पार्टी की सरकार है, चाहे किसी प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार के, रोड मैप किसी के पास नहीं इस बीमारी का जी। एक बीजेपी नहीं, सभी पार्टियों के साथ यही स्थिति है। वो चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें। सिंह जी की बात का जवाब दे दूं? हाँ, मैं आऊंगा आपके पास, सुनील से जवाब ले लेता हूँ। सुनील जी, कंफ्यूजन में सब है जी, हो सकता है हम और आप भी हो, हो सकता है हम और आप भी हो। नहीं, देखिए कोई ऐसा नहीं है, कोई जानता नहीं था कि ये महामारी आएगी।
लेकिन हर आदमी अपनी, जैसे हम परिवार चलाते हैं, हमको ये नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला, क्योंकि कल हमने देखा नहीं है, लेकिन इतनी व्यवस्था बना करके चलते हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की आफत आ जाए तो हमारे रोटी दाल में कोई दिक्कत ना हो। मैं सरकार को भी व्यवस्था बना करके चलनी चाहिए। हरीश जी से जवाब ले लेता हूँ। हरीश जी कुछ कहना चाह रहे थे और सुनील जी की बातों का जवाब भी दें। जी, मैं सुनील सिंह जी को ये बताना चाहूंगा कि जो आपकी पहली बात तो ये कि इसको रेवेन्यू जनरेट करने के विषय से देखा जाना कतई गलत है। और दूसरी बात ये कि जो आपने उनसे सुझाव पूछे रेवेन्यू को लेकर के और जो उन्होंने दो बातें कही, अगर उनको ध्यान हो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख के कई एक आध हफ्ते पहले ही जो रजिस्ट्री ऑनलाइन रजिस्ट्री किए जाने को उन्होंने ओपन कर रखा है, खनिज को ओपन कर रखा है, बहुत सारे वो उद्योगों को चलाने की अनुमति दे रखी है, सारी शुगर मिलें चल रही हैं, तो भट्टे चल रहे हैं, बहुत सारे उद्योगों को कम से कम 9000 एमएसएमई की यूनिटें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। तो इसको ये इस तरह से देखा जाना कि सरकार ने रेवेन्यू जनरेट करने की दृष्टि से ऐसा किया, ये कतई गलत है। जिस तरह से सब दुकानें खोली गई, सबको परमिशन दी गई, उसी तरह से शराब की भी दुकान को परमिशन दी गई, कोई अलग से वो एक विषय नहीं था। ये बात अलग है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का जहाँ फॉलो नहीं हुआ वो कतई गलत बात है। तो आप स्वीकारते हैं, प्रशासन ने उसको संज्ञान में लिया है, उसको सुनिश्चित कराएगी। और दूसरी एक बात और मैं कहूंगा कि देखिए जो कोरोना वायरस है, ये सभी को इस बात का समझ है कि कोरोना वायरस का इलाज केवल लॉकडाउन ही नहीं, ये लॉकडाउन इसलिए था कि सब लोगों में जागरूकता पहले कि हम इससे बचाव केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग से कर सकते हैं और मास्क लगा करते लेकिन कर सकते हैं। ये आपका सुझाव ठीक है, लेकिन लोगों ने इन सब चीजों का वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं। इन सब चीजों का लोगों ने पालन नहीं किया। इसे 40-45 दिनों में जन जन तक पहुंची है और हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसका अनुकरण करना चाहिए। चलिए, ये आपका सुझाव है, लेकिन हरीश जी जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन का लोग पालन करें, लेकिन लोगों ने किया नहीं, उसका एक ही दिन में लोगों ने दिवाला निकाल दिया। शुक्रिया हरीश जी आपका, और सुनील सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। हमने देखा चाहे वो यूपी हो दिल्ली है, सब जगह पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और सबसे ज्यादा हालत खराब जो रहे वो शराब के ठेकों पर देखने को मिला। लोगों को ऐसा लगा कि आज अगर ये नहीं मिली तो हो सकता है जिंदगी में कभी ना मिले। हमारे साथ दिल्ली से सुधीर यादव है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। सुधीर जी स्वागत है आपका। और अमिताभ सिन्हा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। अमिताभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोनों फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुधीर यादव जी, सबसे ज्यादा खराब स्थिति दिल्ली में देखने को मिली कल। जी देखिए, 2-3 चीजें हैं इस बारे में जो मैं अपनी राय रखना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि कोरोना जो डिजीज है, जो महामारी फैली है, ये शायद इस जनरेशन और इस जनरेशन से पहली जनरेशन के लिए कोई किसी महामारी का उन्होंने सामना नहीं किया, जिसकी वजह से जो भी प्रिकॉशंस, जो भी गाइडलाइंस, नियम बनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनके द्वारा जो भी दिए जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा अटपटा है। क्योंकि हम और आप सोशल एलिमेंट हैं। हम इससे पहले दोस्तों यारों के बीच बैठते थे, किसी काम के लिए बैठते थे तो साथ में बैठ के चाय पीते थे, किसी बगल वाली रेहड़ी पे समोसे खाया करते थे। हम सोशल एलिमेंट, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाया करते थे। अचानक पहली बार हमें ये चीज देखने को मिली कि लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई, जिसके लिए वो मतलब तैयार नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। और ऐसी महामारी जिसका किसी के पास इलाज नहीं है, न भारत के पास ही नहीं, पूरे विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। उसमें हमने केंद्र सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए और राज्य सरकार द्वारा जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया, सभी जगह सब चीज बंद कर दी गई। जहाज, रेलगाड़ियां, बसेस, पर्सनल व्हीकल्स, हर चीज को लॉकडाउन करके आपको घरों में सीमित रहने के लिए कहा गया। ऐसे में उनको उम्मीद थी कि जो पहला लॉकडाउन खत्म होगा उससे हम फिर घर से निकलेंगे, लेकिन वो फिर लॉकडाउन इंक्रीज हुआ। और जब दूसरी बार लॉकडाउन खत्म होने के कगार पे आया, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, तो लॉकडाउन को और एक्सटेंड किया गया लोगों की सेफ्टी के लिए रखते हुए मद्देनजर। तो लोगों में एक मतलब क्योंकि सेंस ऐसी थी कि पता नहीं ये लॉकडाउन कितना और एक्सटेंड होगा, कि पहली बार था, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। और एमएचए की पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने 3 महीने के लिए बैंकों को हिदायतें दी थी
तो हो सकता है ये अगले और महीने 2 महीने और खींचे। तो एक वो जो कियोस्क था उसके कारण कई पर्टिकुलर जो सामान है, जो भी लोकेशंस हैं, उन जगह पे भीड़ ज्यादा देखने को मिली। दूसरा सबसे ज्यादा सर शराब के ठेकों पर देखिए सबसे ज्यादा 2-3 चीजें हैं। मैं आपको कहूं कि एक पैमाना एक और है जो जिसको अगर मीडिया देखे तो बहुत बढ़िया होगा कि मजदूर लोग कई जगह इकट्ठा हुए पूरे हिंदुस्तान में, जहां पे वो कोशिश कर रहे थे अपने घरों जाने के लिए। मैं दिल्ली के पास के लोकेशन की बात करता हूँ, मानेसर में जैसे ही पता चला कि रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं मजदूरों के लिए कि जो अपने स्टेट में जाना चाहते हैं, वहां पे देखिए ना भीड़, जो मतलब सोशल मीडिया पे जो वीडियो आ रही है सामने, वो कितनी है। तो अक्सर चीज क्या होती है जिसका लोगों को ये लग जाता है कि ये चीज दोबारा नहीं होगी, क्या हो सकता है मिले ना मिले, और इस चीज का हम कुछ कह नहीं सकते। आप और मैं हमारी तैयारी थी क्या सर? ऐसा हो सकता है क्या? जैसे एक सवाल देखिए बड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग, क्या हमारी तैयारी थी? हमें इस बात का अंदाजा था क्या कि ऐसा हो सकता है, शराब के ठेकों पर इतनी ज्यादा तादाद में लोग आ सकते हैं? ये तो हमें पता था कि लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो लोग जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के चक्कर में लोगों की भीड़ पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, लगातार जो है वो अलग अलग राज्य सरकारों से मांग कर रहे हैं कि हमें जाने दीजिए, कैसे जाएंगे, कोई पोर्टल खोल दीजिए। लेकिन शराब को लेकर नहीं लगता था ऐसा होगा, लेकिन क्या सरकार को जानकारी थी? देखिए मैं सहमत हूँ इस बात का कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए चीजें कई बार इनपुट्स नहीं पहुंचती हैं, चीजें कई बार जो भी चीजें होती है जो हम अज्यूम करके चलते हैं कि लोगों का बिहेवियर इस तरह से होगा, उसके अपोजिट होता है। लेकिन इस चीज को दिल्ली सरकार ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए 70% इस पर टैक्स बढ़ाया है ताकि लोग इसको खरीदने से थोड़ा पीछे हटें। जो मूवमेंट के लिए लोग अपनी गाड़ियां यूज करते हैं पर्सनल, पेट्रोल और डीजल की, उन पे हमने टैक्स बढ़ाया है ताकि जब जो लोग हैं वो घर से निकलते वक्त ये सोचे कि तेल महंगा है और वो उस चीज को जब बिल्कुल जरूरी हो तभी वो आगे जाएं। ठीक है। और ये कुछ चीजें टेम्परेरी मेजर्स में लेने पड़े हैं। पूछ लेता हूं अमिताभ सिन्हा जी। अमिताभ जी, आप क्या कहेंगे? ये जो कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, और जो कल हमने देखा, केवल दिल्ली की बात नहीं करेंगे, तमाम राज्यों में ऐसे हालात देखने को मिले। मैं अभी बहुत ध्यान से सुन के समझने की कोशिश कर रहा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि उन्होंने जो अभी समस्याओं का बहुत विस्तार से जिक्र किया, उसमें प्रवासी मजदूरों की भी चिंता दिखा दी और मानेसर का उदाहरण दिया। मानेसर देखिए ये बहुत ही जवाब सोचा समझा है। मुझे लगता है कि इसमें एक विशेष राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ है। उनके पास दिल्ली के उदाहरण नहीं थे, उन्होंने मानेसर का उदाहरण दिया ताकि वहां पर सरकार जो कि दूसरी है आम आदमी पार्टी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन में इस तरह से बहुत ही संकीर्ण राजनीतिक जोड़ घटाव की बात करना मुझे लगता है कि अनुचित है। दूसरी बात, मैं यदि ये नोटिव की राजनीतिक बात शुरू की, ये अनुशासनहीनता जो है इस महामारी में वो सबसे पहले शुरू हुई दिल्ली में, और वो श्रीमान केजरीवाल जी के इस बहुत ही अजीबोगरीब से मुझे लगता है कैलकुलेशन, उनकी गणना थी कि हम पूरा सिस्टम कोलैप्स करा देंगे और रात में बसों से घोषणा करा के वहाँ के जितने भी यहाँ के नागरिक सॉरी जो प्रवासी थे। एक मिनट चुप रहिए यादव जी, चुप रहिए। मैं आपकी बात बहुत देर से सुधीर जी, आप देखिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैं छोड़ दूंगा सुधीर जी, सुनिए सुधीर जी, आप भी अपनी बात, आप भी जो आरोप लगाते हैं उन आरोपों के ऊपर प्रतिक्रिया देखिए। मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा किसी को बोलते हुए टोक नहीं सकते। चुप रहने का, आप चुप कराने का आपको अधिकार नहीं है। आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए ना। अरे सर फेक न्यूज छोड़िए ना सर, जो उन्होंने बोला, जो ये बोल रहे हैं, तो आप उसका जवाब दें। फिर आपको लगता है फेक न्यूज, आप बोलिए। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ अभी, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, बात पूरी होने दीजिए, शिष्टाचार सुनती है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रवासियों को यहाँ से बसों में रात में अनाउंसमेंट करके और बहुत ही गुप्त तरीके से, शातिराना तरीके से बॉर्डर पे जमा कर दिया गया, लाखों श्रमिक जो है वो वहाँ पर बॉर्डर पे जमा हो गए। ये एक तरह की बहुत ही संकीर्ण मानसिकता की कैलकुलेशन में किया गया पॉलिटिकल स्टेप था, और मुझे ऐसा लगता है कि इसने पूरे देश में एक अनुशासनहीनता पैदा की, और उसका नतीजा मुंबई में देखने को मिला और अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। ये एक श्री केजरीवाल जी की जो उस पहली मूव से हुआ, नहीं मैं आ रहा हूँ और वही अनुशासनहीनता, सुनिए, वही अनुशासनहीनता
शराब की दुकानों में भी देखिए शराब की दुकानों के पहले स्टैंड अलोन दुकानों को खुलने की बात लगभग पिछले लॉकडाउन से के बाद ही खत्म हो गई थी और ये सब जगह नोटिफिकेशन हो गया था कि स्टैंड अलोन दुकानें जो है वो खुल जाएंगी। उसके बाद भी शराब की दुकानें नहीं खोली गई, तो वो एक तैयारी का समय था जिसमें राज्य सरकारों को तैयारी के लिए मौका दिया गया था कि वो जब शराब की दुकानें खुलें उस समय वो अपने सोशल अवेयरनेस के ऊपर में ध्यान दें कि लोग। लेकिन यहाँ पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फुर्सत नहीं है मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को। इनके पास यदि आम आदमी पार्टी के इतने वॉलंटियर्स हैं, एक मिनट इतने वॉलंटियर्स हैं, इन्होंने एक मिनट वॉलंटियर्स सुनिए, एक मिनट सुनिए पहले इन्होंने ये हमेशा बोस्ट करते हैं। मैं सुन लीजिए, कोई सवाल नहीं, मैं वक्तव्य दे रहा हूँ अपना, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ और आप उसके बाद काउंटर क्वेश्चन करिएगा। मेरा कहना है कि जब इनके पास बोस्ट करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में एक कैडर हैं जो टोपी लगा के देश समाज में घूमते हैं, तो क्या उन्होंने ये सामाजिक जागरूकता क्यों नहीं फैलाया सोशल डिस्टेंसिंग? आज इनके आपके जो टोपी लगा के वॉलंटियर से कहाँ छुपे हुए हैं? मैं इतना कहना चाहता हूँ, हर चीज में जवाब लेता हूँ, मैं जवाब लूंगा सुधीर यादव जी से। पुलिस पे नहीं निर्भरता रखनी चाहिए। सुधीर यादव जी आपने क्या किया और जो पन्ना प्रमुख थे बीजेपी के वो क्या किया, मैं जब आऊंगा अमिताभ जी से आऊंगा तो पन्ना प्रमुखों को लेकर भी बात करूंगा, लेकिन आपकी पार्टी के जो घर घर कार्यकर्ता थे वो क्या कर रहे थे सुधीर जी? सर दो तीन चीजें हैं, मैं बड़ी शांति से इस चीज को सुन रहा था, बीच में मैं कुछ रोकना चाह रहा था इनको, बीजेपी प्रवक्ता को। मेरा बड़ा सीधा सा एक चीज है कि आप काउंटर कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, आप मेरे जवाबों में कमियां बताइए कि ये कमी है, फैक्चुअल कमियां बताइए। जब मैंने सवाल मानेसर का उठाया, मुझे बिल्कुल ये पता था कि हाँ मुंबई में भी ये काम हुआ है, सूरत में भी काम हुआ है। मैंने मानेसर का एग्जाम्पल इसलिए उठाया क्योंकि मानेसर दिल्ली के पास में और दिल्ली के पास की लोग जो हैं उनका बिहेवियर सेम सा है। दूसरी चीज, अच्छा दिल्ली का नहीं करेंगे, जब ये कहते हैं कि आनंद विहार पे जो भीड़ है, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से ये चीज कर दी, तो क्या मैं कहूं कि सूरत में जो भीड़ आई थी वो गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आदेश पे हुई थी? क्या ये उचित है? ऐसी चीजें, ऐसी बलगराने वाली चीजें जिनका कोई फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जिनका तथ्यात्मक कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के एक नेता को, एक मुख्यमंत्री को बदनाम करने की जिसकी इच्छा हो, ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए। बाकी इनकी समझ है, भारतीय जनता पार्टी मैं इतना कहना चाहूंगा, दूसरी चीज मैं आऊंगा आपके पास अमिताभ जी। सुधीर जी अपना जल्दी से अपना वक्त पूरा कीजिए, जल्दी से बोलिए। जब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी के वॉलंटियर्स कहाँ हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन की सिचुएशन है तो उसमें घरों से बाहर निकलने के लिए परमिशन चाहिए होती है। वो हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, वो हर लोगों के लिए है, जनरल लोगों के लिए। कोई पार्टी का कार्यकर्ता कोई सरकारी महकमे का अफसर नहीं है जिसको परमिशन की जरूरत नहीं है, अपना आईडी कार्ड दिखाए और चला जाए। अब छोटा सा एक सवाल सुधीर जी, क्या तैयारी आगे क्या रहेगा? क्या यही हालात बने रहेंगे या कुछ बदलाव आएगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में होगा। अगर जिस एरिया में ये पालन नहीं होगा, हम उस एरिया को सील कर देंगे, उन लोग अमिताभ जी सील कर देंगे। जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैं इतनी बात करना चाहता हूँ, इन्होंने अंतिम में जो एक बहुत ही अजीबोगरीब सा तर्क दिया कि कीमतें बढ़ा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की ताकि लोग ना चलें। इसमें बहुत से ऐसे जरूरी लोग हैं और साथ में जो ट्रक हैं जो जरूरी सामान ले जाने वाले, उससे महंगाई बढ़ेगी, साथ में एम्बुलेंस है। आप क्या ये तर्क दे रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा देंगे? आप शराब की कीमत बढ़ाइए, ये आपका अपना निर्णय है, लेकिन पेट्रोल डीजल पे इस दलील के साथ बढ़ाना कि इससे लोग चलने फिरने में दिक्कत महसूस करेंगे तो चलेंगे फिरेंगे नहीं, ये एक बहुत ही बचकाना और अजीबोगरीब। हरियाणा में बढ़ाया गया नहीं कहीं भी बढ़ाओ, लेकिन ये दलील देख के नहीं बढ़ाया जाएगा कि इससे हम डिस्करेज करना चाह रहे हैं कि लोग ना निकले। उसके वजह से जो साइड इफेक्ट बढ़ाया वो तो बता दीजिए फिर। नहीं हरियाणा में जो बढ़ा वहाँ के अपने राजस्व कैलकुलेशन हुआ, मुझे नहीं जानकारी हरियाणा में बढ़ा है कि नहीं है। तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता किस बात की, अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। चलिए ठीक है, एक मिनट सुनिए, प्रवक्ता का मतलब ये नहीं होता कि वो हर राज्य सरकारों की जानकारी ले, यदि उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन वो ये नहीं है कहेगा कि हम उसको डिस्करेज करना चाहते हैं। आभार अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा हो रही थी कि दिल्ली में जिस तरह से माहौल बना उसको लेकर तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई, उसको लेकर
आम आदमी पार्टी कहती है कि आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी कहती है कि क्या इस बात को लेकर दिल्ली सरकार को पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, तैयारियां नहीं थी। तमाम सवाल हैं। जब किसी भी राज्य में एक पार्टी की सरकार होती है तो उसके ऊपर दूसरी पार्टी आरोप लगाती है, लेकिन उसी पार्टी की सरकार दूसरे राज्य में होती है तो फिर वहां पर कुछ न कुछ उस बात को लेकर सरकार जो है या जो प्रवक्ता है किसी पार्टी के अपनी पार्टी का बचाव करते नजर आते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत आम आदमी को होती है। और आजकल तो कोरोना संक्रमण, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। हमारे साथ सुरेश मोदी है राजस्थान से, वो विधायक है नीम का थाना से, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और उसके साथ अशोक डूमरा है जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश मोदी जी, आपसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, ज्यादातर हम सुबह भी बात कर रहे थे, हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी, सीधी बातचीत की कि शराब के ठेकों पर सबसे ज्यादा हालत खराब हुई और पुलिस को जो काम जरूरी काम करने चाहिए थे, पुलिस को वो काम छोड़ करके उन लोगों को संभालना पड़ा। नमस्कार जी सुरेश, ये सही कह रहे हैं आप कि कई जगह शराब की दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं है, और ये वाकई में ऐसे दौर में, कोरोना महामारी के दौर में ये बहुत गलत हुआ है और इस पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। आगे आने वाले समय में इसका खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ये सब क्यों हुआ? जनता इतने दिन से, जो जनता लॉकडाउन में सारे नियमों का पालन सही ढंग से कर रही थी, क्यों अचानक ये शराब की दुकानों के खुलते ही उसमें एक बदलाव आया और वो सब लोग इतने उतावले हो गए शराब खरीदने के लिए कि उन्होंने सारी बातों को ताक पर रख दिया। ये सब शायद सरकारों को इसकी कल्पना नहीं थी। अब चूंकि स्थिति सामने आई है तो निश्चित तौर पे इसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, ये जो अंदाजा था ये नहीं था राजस्थान सरकार को भी, जैसे तमाम राज्यों के सरकारों के प्रवक्ताओं ने, लोगों ने अपनी बात रखी। अशोक जी, आपको क्या लगता है, क्या इस बात का अंदाजा नहीं था किसी भी सरकार को, या अंदाजा लगा पाना आसान नहीं था कि इतने ज्यादा लोग जो हैं वो आ सकते हैं शराब के ठेकों पर और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों की पूरी तरह से जो बखिया उधेड़ सकते हैं? देखो साहब, कल आपने पूरे टीवी चैनलों पे देखा होगा, खाली राजस्थान की बात नहीं, पूरे भारत में तमिलनाडु से लेके दिल्ली, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह ठेकों पे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें थी और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई। इसका मतलब लोग बहुत दिनों से उतावले थे। और एक बात ये भी थी कि नाजायज शराब इतनी ज्यादा पनप गई थी कि लोग उसको पीने के लिए मजबूर हो रहे थे। उसकी कोई डिग्री नहीं होती, अंधा होने का खतरा है, मरने का खतरा है। कल लोगों ने सोचा शायद कुछ दिन के लिए खुली, वापस नहीं बंद हो जाए, जो एक कम पीने वाला वो भी पूरी पेटी लेने के चक्कर में इतनी भीड़ कर दी। फिर हमारे यहाँ तो खैर दुकानें खुली नहीं, पुलिस ने बंद करा दी। लेकिन इसमें कोई ऐसा निर्णय, जैसे आज मैं टीवी देख रहा था, पंजाब सरकार ने कहा कि हम निर्णय करेंगे इसकी होम डिलीवरी करा लेंगे कोई एक्स्ट्रा पैसे लेके। इस तरह की कोई व्यवस्था हो जाए तो वो भी ठीक है, नहीं तो लोग नाजायज शराब की तरफ लेकिन विरोध इसका भी, अशोक जी, इसका भी विरोध हो जाएगा। घर घर में शराब बांट रही है सरकार, ऐसी बातें आएंगी फिर। वो तो जिसको लेनी वो पेमेंट जमा करा के आएगा। कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग तो हो जाएगी। आज मैं किसी जगह का पढ़ रहा था कि वहाँ के कलेक्टर ने कहा कि हर आदमी छाता लेके लाइन में खड़ा होगा। यदि छाता खोल के खड़ा होगा तो कम से कम 3 फीट तो दूर रहेगा दोनों तरफ से। ये भी एक अच्छा तरीका था। कोई ना कोई तरीका तो सरकार को निकालना पड़ेगा। ये आप मानकर चल रहे कि सरकार जो तरीके निकाल रही है उसके सबसे पीछे बड़ा मकसद ये कि पैसा जुटाया जाए, जो कर्मचारियों को तनख्वाह तो क्या, देखो रेवेन्यू आती है, ये तो बात सही है कि रेवेन्यू भी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन लोग नाजायज शराब की तरफ जाएंगे, मरेंगे, अंधे होंगे, कई शराब, जहरीली शराब काट होंगी। उससे बचने के लिए जैसे दिल्ली सरकार ने 70% रेट बढ़ा दिया, तो उसको भी मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे शराब पीने वाले तो अपने बच्चों का पेट काट के शराब पीते हैं। वो तो शराब पियेंगे तो उनके बच्चे भूखे मरेंगे। एक्साइज ड्यूटी तो पहले कोई सोच समझ के बढ़ाई होगी। लेकिन सर 40 दिन निकल गए, 40-45 दिन जिन लोगों को शराब पिए हो गए थे, जो नहीं पी रहे थे, तो वो तो स्वस्थ थे ना, कोई दिक्कत थी नहीं। बिल्कुल स्वस्थ थे, या तो गवर्नमेंट फिर खोलती थी इसको। हाँ, यही बात हम कर रहे हैं कि जब करीब 40-45 दिन से शराब के ठेके बंद थे, तब भी तो लोग जिए ना। ये तो ऐसा कोई पदार्थ अमृत तो है नहीं कि इसको कोई नहीं पिएगा तो मरेगा नहीं, मर जाएगा। तो पूरे इंडिया में यदि वापस बैन कर देंगे तो हम उसका स्वागत ही करेंगे। आप उसका स्वागत करेंगे, ठीक है। सुरेश मोदी जी, ये जो रेवेन्यू जनरेट करने की बात हो रही है, क्या ये सबसे, चलिए अशोक डोगरा जी को शायद उनके पास वक्त कम था, वो चले गए, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो काम हुआ है शराब के ठेके खोलने का, इसमें सबसे बड़ा मकसद यही है क्या कि पैसा जुटाया जाए, कर्मचारियों को तनख्वाहें दी जाएं? ऐसी स्थिति में आ गई सरकारें? निश्चित तौर पे हम सभी जानते हैं कि
इसका एकमात्र कारण रेवेन्यू जनरेशन है। हम सब जानते हैं और हम सब मानते हैं कि ये गलत है जी। व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद मानता हूं कि शराब सब खराबियों की जननी है। अपराध इससे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य इससे खराब होता है, परिवार इससे बिगड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारें इसे बंद नहीं करती। खुद चाहते हुए भी मुख्यमंत्री जी भी हमारे मारवाड़ के गांधी हैं और शराब के खिलाफ हैं, लेकिन वो भी उनके नेतृत्व में भी शराब बंद नहीं हो रही। तो इसका एकमात्र कारण जो आप बता रहे हैं वो रेवेन्यू जनरेशन है। सरकारों की स्थिति कोरोना वायरस की वजह से इतनी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनको मजबूरी में ये निर्णय लेना पड़ा और शराब को वापस चालू करना। चलिए ठीक है। सुरेश मोदी जी हमारे साथ जुड़े, नीम का थाना से कांग्रेस पार्टी के विधायक जो अपनी सरकार का पक्ष रख रहे थे, बहुत बहुत आभार आपका। और अशोक हमारे साथ जुड़े, अशोक डोमरा, वो भी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, बीजेपी का। लेकिन जितने भी लोगों से बात हुई, एक आध पार्टी को छोड़ दिया जाए, हालांकि जिस राज्य में उस पार्टी की सरकार नहीं है वहां तो वो पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन जिस राज्य में उस पार्टी की सरकार है वहां पर इस बात का समर्थन कर रही है कि ये सब करना जायज था, क्योंकि उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि पैसा जुटाना है, तनख्वाहें निकालनी है और भी तमाम खर्चे सरकारों को निकालने हैं। लेकिन अब सही समय ये भी था कि हमें नए तरीके से सोचना चाहिए था कि क्या शराब के अलावा और कोई रास्ता निकल सकता है, क्या शराब के ठेकों को, शराब की फैक्ट्री को बंद करके कुछ और नया किया जा सकता है, या फिर ये हो सकता था कि इसको खोलने के जो तरीके अपनाए गए राज्य सरकारों की तरफ से उनमें कुछ बदलाव किया जा सकता था, पहले तैयारी हो सकती थी। अब लाखों की तादाद में लोग लाइन में लगे हैं और हमें उनके बारे में नहीं पता कि उनमें से कौन कोरोना पॉजिटिव था, कौन संक्रमित था। अगर वो संक्रमित था तो उसने आसपास कितने लोगों को संक्रमित किया होगा, इसकी रिपोर्ट तो आने वाले 4-5 दिन में लगेगी। उसके साथ साथ वो अपने घरों में गए, परिवार वालों से मिले हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के पी होगी, ऐसा भी होता है, उनको संक्रमित किया होगा। तो ये जो भयावह आंकड़ा है, इसका विस्फोट जब होगा तब एहसास होगा, तब पता चलेगा कि ये जो कदम उठाया गया शराब के ठेकों को खोलने का और जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पूरी तरह से जो है धत्ता बता दिया गया, उसका खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ सकता है। दुआ तो ही करेंगे कि उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो, लेकिन ऐसा हो पाना असंभव प्रतीत होता है। लेकिन अब ज्यादातर सरकारें शराब के ठेके खोलने की बात करती हैं, रेवेन्यू जनरेट करने की बात करती हैं। ये सरकारों का अपना फैसला है, लेकिन इससे आने वाले दिनों में रेवेन्यू का कितना फायदा होगा ये देखना होगा, और इससे सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से कितना हम लड़ पाएंगे ये भी अहम सवाल है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।